गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, केमिस्ट्री ऑफ नोबल गैसेस। केमिस्ट्री ऑफ नोबल गैसेस में जो सारी नोबल गैसेस हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, लाइक हीलियम, नियॉन, argon, krypton, xenon and radon. These are the noble gases: helium, neon, argon, krypton and xenon. So पहले हम स्टेप बाय स्टेप अगर बात करें तो सबसे पहले जो टॉपिक आ जाता है कि जो ये हैं इनकी पोजीशन क्या है पीरियोडिक टेबल, पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल। अब जो इसकी पोजीशन है पीरियोडिक टेबल में, आपको याद होगा कि जो पीरियोडिक टेबल है अगर उसकी हम इस तरह से देखते हैं, शेप आती है, तो जो नोबल गैसेस है दैट इज लाइंग एट एक्सट्रीम एंड, ये वाले एक्सट्रीम एंड पे आती है। दैट इज सबसे टॉप पे आता है हिज हीलियम, देन नियॉन, then argon, then krypton, then xenon, then radon. So position in the periodic table is that all the noble gases are lying at the extreme end of the periodic table. उसके बाद इसकी कॉन्फ़िगरेशन दे रखी है, फिजिकल प्रॉपर्टी दे रखी है, एंड अगर हम कॉन्फ़िगरेशन देखें तो कॉन्फ़िगरेशन में हीलियम की अगर कॉन्फ़िगरेशन देखें 1s2, इसके अंदर जो कॉन्फ़िगरेशन आ जाती है हीलियम की 1s2 है, एंड नियॉन की देखें, नियॉन की है 1s2, 2s2, 2p6, दैट इज द ऑक्टेट इज कंप्लीट। नियॉन देन उसके बाद आती है आर्गन, दैट्स 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, that is octet is complete. Then when you say कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, xenon, radon, सबके अंदर ये जो ऑक्टेट जो है लास्ट शेल में कंप्लीट है, यहाँ पे भी ऑक्टेट कंप्लीट है, इसके अंदर इसका इनर शेल जो है उसके अंदर पूरे के पूरे 2 इलेक्ट्रॉन है। दैट मीन्स से कि जो नोबल गैसेस होती हैं वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती, बिकॉज जो उसका आउटर शेल है दैट इज कंप्लीट है, दैट इज उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन है, दैट इज octet is complete, and that's why these noble gases are the inert gases, do not react easily. So this is all part of this configuration and the physical property का टेबल भी दे रखा है। तो सबसे पहले जो इसकी प्रॉपर्टीज आती हैं, सबसे पहले आता है एटॉमिक रेडियस, दैट इज व्हाट इज एटॉमिक रेडियस। अगर हम एटॉमिक रेडियस की बात करें तो देखें सबसे पहले ये बात आ जाती है कि एटॉमिक रेडियस है क्या चीज। एटॉमिक रेडियस इज दैट कि ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस की ये वाला जो आउटर मोस्ट बाउंड्री है जहां तक प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम, इसके बियॉन्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है, तो डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट शेल, ये वाला दैट इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट शेल, यहां तक जो कितनी डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। अब ये एटॉमिक रेडियस नोबल गैसेस में कैसे वेरी करता है, तो यू नो दैट हीलियम जो है, अगर हीलियम की बात करें हम तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, दैट इज हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, देन नियॉन का 10 है, आर्गन 18, देन आर्गन, देन क्रिप्टॉन, xenon, radon एंड सो ऑन। जैसे भी एटॉमिक रेडियस की अगर बात करें तो यहाँ पे देख लिया जाए कि ये हमारे पास न्यूक्लियस है और इसके अंदर एक शेल है, और हीलियम के अंदर यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है 2। उसके बाद अगर हीलियम की बात आई, हीलियम के बाद कौन आता है
नियॉन। इसके अंदर भी एक शेल था, अब इसके अंदर सेकंड शेल आ गया। तो दिस इज अ नियॉन इज हियर। नियॉन के बाद आ जाता है जी आर्गन। तो आर्गन के अंदर ये है न्यूक्लियस, ये इसका फर्स्ट शेल है, देन सेकंड शेल एंड दिस इज द थर्ड शेल। तो दिस इज द आर्गन इज देयर। उसके बाद जो आर्गन के बाद आ जाता है क्रिप्टॉन, दिस इज द न्यूक्लियस, दिस इज द फर्स्ट शेल, देन सेकंड, देन थर्ड एंड इसके बाद यहाँ पे फोर्थ शेल भी है। सो अगर एटॉमिक रेडियस क्या होता है? डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस। जैसे जैसे हम हीलियम से नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, रेडॉन डाउन द ग्रुप मूव कर रहे हैं, डाउन द कॉलम या डाउन द ग्रुप मूव कर रहे हैं, तो देयरफॉर एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, उसके साथ ये जो है शेल्स बढ़ रहे हैं, हमारे जो है शेल्स बढ़ रहे हैं। तो शेल बढ़ने से यहाँ पे एक शेल था, अब यहाँ पे दो शेल हो गए, देन इसके अंदर 1 2 3 शेल्स आ रहे हैं, देन इट इज 1 2 3 4 शेल आ रहे हैं। तो एटॉमिक रेडियस इस केस में भी तो हम यही कहेंगे कि दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस, दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस, दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस एंड दिस इज आल्सो द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस। सो देयरफॉर एटॉमिक रेडियस द नोबल गैसेस में अगर हम डाउन द ग्रुप मूव करें तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करता है, बिकॉज एटॉमिक रेडियस इंक्रीज इसलिए करता है कि जब द ग्रुप मूव करते हैं तो प्रिंसिपल शेल बढ़ जाते हैं। जब प्रिंसिपल शेल बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लाउड बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो एटॉमिक रेडियस भी बढ़ेगा। सो दिस इज द फर्स्ट रीजन दैट कि एटॉमिक रेडियस जो है नोबल गैसेस के कैसे रहते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है दैट इज आयोनाइजेशन एनर्जी। अगर हम आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करें, पहले तो मुझे पता होना चाहिए कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है। व्हाट इज दिस? दिस इज फॉर एग्जाम्पल, मैं छोटी सी डिस्कशन कर लेता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास ये सोडियम का गैस सिस्टम है। सोडियम के केस में यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन होता है, इनर शेल में दो इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2 3 4 5 6 7 and 8. It is a 2 8 and 1. This is the case in the case of the sodium. अगर हम इसके ऊपर suitable frequency of radiation that is E is equal to h mu इसके ऊपर गिराएंगे तो सो दैट इट इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है इस एटम से बाहर चला जाए। तो देयरफॉर अगर ये बाहर चला जाएगा तो देयरफॉर हमारे पास ये जो है पोजीशन इसकी इस तरह से रहेगी। सो देयरफॉर फर्स्ट इसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन है, दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 and 8. Now it has the 2 8 and the one electron is lost. That means to say sodium change into the sodium positive and one electron is lost. The one electron is lost. So therefore energy, ionization energy क्या है? Energy required to remove this electron. Energy required to remove the outermost electron is called ionization energy. That is, this is the outermost electron. So therefore energy required in its gaseous state. This gaseous state भी यहाँ पे क्या है? So energy required to remove the electron from an atom in its gaseous state is called the ionization energy. अब वो ionization energy जो है, ये तो just मैंने बताया कि ionization energy क्या है। अब हम अगर ionization energy नोबल गैसेस की बात करें, नोबल गैसेस में देखें कि हीलियम का साइज छोटा है, नियॉन, देन आर्गन, देन क्रिप्टॉन, तो ये साइज बढ़ गया। अगर साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ने से ये न्यूक्लियस का चार्ज तो बढ़ेगा, बढ़ता ही बढ़ता है, लेकिन नंबर ऑफ शेल्स ज्यादा बढ़ जाते हैं। दैट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट, जो वॉल्यूम है न्यूक्लियस का उसके कंपैरेटिव नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, लेकिन न्यूक्लियस का चार्ज जो है वो कम है। सो देयरफॉर यहाँ पे न्यूक्लियस का चार्ज जो है उसके कंपैरेटिव यहाँ पे सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन है,
तो this nucleus will hold these two electrons very tightly. बट इन द केस here नियॉन, इसके अंदर दो शेल हो गए, न्यूक्लियस का चार्ज तो बढ़ता ही बढ़ता है, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 10 हो गए, लेकिन these 10 इलेक्ट्रॉन आर इजी टू अकोमोडेट, और न्यूक्लियस इसको भी टाइटली पकड़ के रखता है। इसके बाद जब आर्गन की बात आ जाती है तो ऑर्गन के केस में न्यूक्लियस का चार्ज तो बढ़ता है, लेकिन नंबर ऑफ शेल ज्यादा है। सो देयरफॉर न्यूक्लियस के पास इस सब इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखने के लिए अट्रैक्टिव फोर्स जो है कम हो जाती है। देयरफॉर जो है न्यूक्लियस का एटम का साइज जो है बड़ा हो जाता है, और इस केस के अंदर भी जो है नंबर ऑफ शेल्स बढ़ जाते हैं। तो देयरफॉर न्यूक्लियस का जो है आउटर शेल, ये जो इलेक्ट्रॉन आउटर शेल में है, इसके पास इसकी जो अट्रैक्शन होगी वो कम होगी। अगर आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन बढ़े हैं तो न्यूक्लियस फील द नेग्लिजिबल अट्रैक्शन टू दीज इलेक्ट्रॉन्स व्हिच इज इन द आउटर शेल। अगर दीज इलेक्ट्रॉन जो आउटर शेल में पड़े हैं उसके साथ न्यूक्लियस की अट्रैक्शन कम है, तो देयरफॉर दे आर नॉट स्ट्रांगली हेल्ड। अगर वो स्ट्रांगली हेल्ड नहीं है तो देयरफॉर इन वाले इलेक्ट्रॉन को निकालना इजी होगा। ये वाले इलेक्ट्रॉन को जो यहाँ पे पड़े हैं इस बड़े शेल में, जिसमें हम दिस इज हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन के बाद जीनॉन भी आएगा। तो अगर क्रिप्टॉन की बात करें हम, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना इजी है, बिकॉज एटम का साइज बड़ा है। साइज बड़ा होने से इलेक्ट्रॉन आर लूजली हेल्ड, अगर लूजली हेल्ड है तो उसमें से निकालना इजी है। बट इन द केस ऑफ हीलियम साइज छोटा है तो न्यूक्लियस ने ये दोनों इलेक्ट्रॉन बड़ी टाइटली पकड़ के रखे हुए हैं। सो देयरफॉर इट इज डिफिकल्ट टू लूज दिस इलेक्ट्रॉन। देयरफॉर आयनाइजेशन एनर्जी जो है हीलियम की ज्यादा है, उससे बाद नियॉन की कम है, देन आर्गन की, देन क्रिप्टॉन की। देयरफॉर आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो डाउन द ग्रुप जो है वो डिक्रीज करती है, डाउन द ग्रुप जो है वो डिक्रीज करती है। आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा यहाँ पे लगेगी इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, थोड़ी सी कम इसमें, थोड़ी सी और कम इसमें, थोड़ी सी कम और इसमें। सो डाउन द ग्रुप जो है आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो डिक्रीज होती है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है व्हाट इज इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन को अकोमोडेट करने की शक्ति कितनी है। अगर किसी का यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। फिर इसमें भी ऑक्टेट कंप्लीट है, इसमें भी ऑक्टेट कंप्लीट है। नेक्स्ट आर्गन के बाद क्रिप्टॉन आएगा, उसमें भी ऑक्टेट कंप्लीट है। अगर किसी एटम का, किसी हीलियम, नियॉन, आर्गन सबके अगर ऑक्टेट कंप्लीट है, therefore electron affinity of the noble gas is nearly zero. They do not accept any electron because it is completely zero. So therefore electron affinity of the gases are nearly zero because of their stable configuration. इसके बाद next topic आ जाता है what is melting and boiling point. melting and boiling point क्या है? अगर हम मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो उसमें से हमें इसके अंदर देखना पड़ेगा कि इसके अंदर कौन सी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। तो इन दीज हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन देयर इज वीक वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज देयर। तो अगर वीक वैन डर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हैं, so this is because melting and boiling point of noble gas are very low. This is because atom of these elements are held together by weak van der Waals forces of attraction in the liquid as well in the liquid state. So फिर भी अगर हम इसकी बात करें तो जैसे इंस्पेक्शन की इसमें बात कर रही हीलियम, नियॉन, आर्गन एंड क्रिप्टॉन, देन जीनॉन, देन रेडॉन। So therefore melting and boiling point of these elements show the regular increase due to the corresponding increase in the magnitude of the van der Waals force with increase in the size of atom. So therefore melting and boiling point जो है वो increase करता है। नेक्स्ट आ जाता है solubility. नेक्स्ट आ जाता है solubility in water. तो वाटर में इनकी solubility कैसी है? So therefore noble gases are the slightly soluble in the water and solubility has been found to be increased down the group from helium to
xenon and rhodium. यानी जैसे कि ये कम सॉल्युबल है वाटर में, ये थोड़ी सी ज्यादा है, एंड सो ऑन इट्स इंक्रीज, ये फोर सॉल्युबिलिटी जो है डाउन द ग्रुप जो है वो इंक्रीज करती है. सो दीज आर द जस्ट सिंपल से पैरामीटर है: एटॉमिक रेडियस, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड सॉल्युबिलिटी. एंड द लास्ट इज द ease of liquefaction, that is ease of liquefaction. ये ease of liquefaction क्या होता है कि किसी गैस को लिक्विड बनाने की शक्ति कितनी ज्यादा है. दैट इज कि अगर ये सारी गैसेस हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, रेडॉन, तो इनमें से कौन सी गैस इजीली लिक्विड बन सकती है? दैट इज कॉल्ड ईज ऑफ लिक्विफिकेशन. तो अगर हम ईज ऑफ लिक्विफिकेशन की बात करें तो इसमें देखें, noble gases are not easily liquefied. The ease of liquefaction of gas depends upon the magnitude of attractive force present in the atom or molecule. Since in these the gases are held together by the weak van der Waals force, इनके अंदर सबके अंदर weak van der Waals forces हैं, so these cannot be easily liquefied. However, the atomic size increase. यहाँ पे डाउन द ग्रुप अगर मूव करें तो एटॉमिक साइज जो है इंक्रीज करता है, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वैन डर वाल्स फोर्स इंक्रीज. तो यहाँ पे इस तरफ मैग्नीट्यूड ऑफ वैन डर वाल्स फोर्स जो है वो इंक्रीज हो रही है. अगर मैग्नीट्यूड ऑफ वैन डर वाल्स फोर्स इंक्रीज होगी, thus ease of liquefaction increase as on move down the group from helium to radon. जैसे ही वैन डर वाल्स फोर्स डाउन द ग्रुप बढ़ेगी तो ईज ऑफ लिक्विफिकेशन जो है वो इजी हो जाएगी. सो दिस इज द ऑल अबाउट ऑफ दीज फैक्टर. इसके बाद आ जाता है कि सबसे पहला जो नोबल गैसेस में हम पढ़ेंगे डिफरेंट कंपाउंड, तो सबसे पहला कंपाउंड जो है वो किस गैस का बना था नोबल गैस में से, और किस साइंटिस्ट ने बनाया था? तो बाटलर वाला साइंटिस्ट जिसने सबसे पहले ज़ीनॉन की एक प्रोडक्ट बना के दिखाया था. सो फर्स्ट कंपाउंड ऑफ द नोबल गैस वाज प्रिपेयर्ड बाय द ब्रिटिश बोर्न कैनेडियन केमिस्ट that is Nelly Bartlett in the 1962, and उसकी simplest structure क्या थी? This oxygen and then platinum hexafluoride, when they react together, so we get here this is O2 positive and PTF6. So this was the compound which is given by Bartlett. And after that it is called the dioxygenyl hexafluoride platinate. This was a product firstly made by this Bartlett. And after that उसके बाद इसने जो ज़ीनॉन थी, ज़ीनॉन की स्टडी, ज़ीनॉन का प्रोडक्ट बना के दिखा था प्लेटिनम हेक्साफ्लोराइड के साथ. तो वेनेट उसके साथ इसने इसकी प्रोडक्ट की डिस्कशन की थी. दिस इज ज़ीनॉन प्लस एंड हियर इज platinum hexafluoride. These were the product which was given by the Bartlett. And after that उसने बहुत सारे और भी प्रोडक्ट की डिस्कशन कर रखी है इस चैप्टर में. That is xenon difluoride, xenon tetrafluoride, xenon oxy difluoride, xenon oxy difluoride, and xenon hexafluoride, and xenon trioxide. These are the various compound जिसकी डिस्कशन जो है इस चैप्टर में गिवन दे रखी है. तो सबसे पहले जो हमारे पास आ जाता है वो कौन सा है? दैट इज xenon difluoride. सो सबसे पहले आ जाता है कि इसकी प्रेपरेशन कैसे है. तो फर्स्ट प्रेपरेशन कैसे है? दैट इज xenon difluoride is best prepared in the laboratory by heating the xenon and the fluorine in the molar ratio 2:1. That is 2:1. that means इसकी 2 रेशियो नहीं चाहिए और इसकी 1 2:1 रेशियो.
and 2:1 ratio, and a xenon is always taken in the excess to avoid the formation of the xenon tetrafluoride. So therefore it will give the xenon difluoride. So nickel is the catalyst here, and condition is at the 400 degree temperature. उसके बाद second क्या है कि this is can be also prepared by, it is prepared by subjecting the mixture of xenon and fluorine in the molar ratio 2:1 in the electric discharge. That is xenon plus fluorine, and when read together in the presence of electric discharge, so we get the xenon difluoride. And third is, after that third point जो है, it can be prepared by the xenon reaction अगर O2F2, that is xenon, it is called oxygen monofluoride, that is oxygen difluoride is here. So therefore we will get here xenon difluoride and O2F. So these are the three different preparation of the xenon oxy difluoride. इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसकी हाइब्रिडाइजेशन. तो व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दिस xenon difluoride? This is the xenon difluoride and their hybridization. अगर हम xenon की डिस्कशन करें तो xenon की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसमें आ जाता है लास्ट में 5s2 and 5p6 in the configuration. अगर इस तरह से है तो हम पहले इस xenon की क्या लेते हैं, ग्राउंड स्टेट. ग्राउंड स्टेट में क्या होगा कि ये s ऑर्बिटल है, this is the p and d we have mentioned here also. This is the 5s, this is the 5p, then it is the 5d. तो 5s में how many electron is there? 2. p में कितने? 6, 1, 2, 3, 4, 5 and 6. As we know that कि xenon के साथ 2 fluorine atoms, then we say 2 atomic orbital जो हमारे पास चाहिए, जो singly filled होने चाहिए. Therefore xenon की अगर हम excited state लिखेंगे, that will say कि इस वाले एटॉमिक ऑर्बिटल से अगर एक इलेक्ट्रॉन जंप करके d में चला जाए, that will say the sum of the energy will be formed this E is equal to h mu, so that इसमें से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके d में जाए. So therefore अगर इसके अंदर से हम P में से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके d में ले जाएंगे, तो see here that there is 2 electron. This 1, 2, 3, 4, 5, and 1 is here. 6 is there. तो इसमें से one of the electron from this p orbital jump into d. If this light with suitable frequency fall on this atomic orbital, so that this electron get excited into, और वो जो है इस इलेक्ट्रॉन से जंप करके d में चलता है. अब इसके बाद हम क्या लिखेंगे, xenon डाइफ्लोराइड की फॉर्मेशन. एंड इस फॉर्मेशन में हम क्या डिस्कस करेंगे, दिस इज xenon और इसके साथ p ऑर्बिटल है, एंड आफ्टर दैट इज द d. Here is 2 electron, here is 2 electron, 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Now see that xenon का भी यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, तो सेकंड इलेक्ट्रॉन इज कंट्रीब्यूटेड बाय दिस fluorine. Here is also the second electron is contributed by the fluorine. So after that we will mark a boundary, and how many s? एक s orbital, p कितने? 1, 2, 3, sp3 and 1 is d. That is sp3d hybridization is there for this xenon difluoride. आफ्टर दैट इसके बाद हम इसकी स्ट्रक्चर को देख लेते हैं, डिस्कस करके कि अगर इसकी स्ट्रक्चर डिस्कस कर लेते हैं.
So this is the fluorine here, this is the fluorine here. So there are how many? This is 1, 2, 3. These are the lone pair. Here is one atomic orbital. This is the second, and this is the third. This each atomic orbital will carry 2 electrons. So this is the lone pair. और जो है इसके अंदर का ये जो बॉन्ड एंगल है वो कितना है 180. This is the 180 is the bond angle. So therefore xenon difluoride has a linear structure with bond angle is the 180. So this is all about of the xenon difluoride. तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रखी हैं. इसके बाद जो है xenon टेट्राफ्लोराइड है. तो xenon टेट्राफ्लोराइड जो है वो किस तरह से है? xenon टेट्राफ्लोराइड इज हियर. तो उसकी प्रिपरेशन कैसे दे रखी है? It is conveniently prepared by heating a mixture of the xenon gas and fluorine in the molar ratio 1:5 at the 400 degree centigrade under the pressure of the 5 to 6 atmosphere pressure. That is xenon gas, this is the fluorine, and if it wet, and we will get xenon tetrafluoride. The condition is it is the occur at the 400 degree centigrade temperature and 5 to 6 atmosphere pressure. This condition is major. These conditions अगर applicable होंगी तो तभी जाके ये xenon tetrafluoride बने. So after that इसके बाद दोबारा से इसकी भी हाइब्रिडेशन की हुई है. तो हाइब्रिडाइजेशन के लिए दोबारा से हम xenon जो है उसकी configuration देखिए कितनी है. 5s2 and 5p6 is there, and similarly यहाँ पे xenon है और इसका ये 5s ऑर्बिटल है. p कितने हैं 3 और d कितने हैं जी 1 2 3 is 5. This is the 5d, this is the 5p, and this is the 5s. How many electrons in the s here? 2. p में कितने हैं 1 2 3 4 5 and 6. As we know that xenon के साथ कितने फ्लोरीन लगे हैं 4. That will say the 4 atomic orbital के पास singly filled electron होने चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए. लेकिन there is no space. यहाँ पे हम क्या करेंगे कि अगर xenon की excited state ले लेते हैं, that will say कि इसकी जो ये वाली 2 atomic orbital हैं, अगर इनके ऊपर source of radiation से ये वाले दोनों इलेक्ट्रॉन को E=hν से सोर्स ऑफ रेडिएशन से इन दोनों इलेक्ट्रॉन को हम d में जंप करवा लें, प्रमोट करा लें. सो देयरफॉर देन देयर आर द 4 atomic orbital will be the singly filled. This 1 2 3 or 4 are there. So here is this one is S, then is the P, and then is the 1 2 3 4 5 5. यहाँ पे this 2 electrons here. This is 1 2 3 and this one. The 2 electron from this will jump into here D. This is 1 is here and 1 is here. Now the 4 atomic orbitals are the singly filled, and now the one of the electron from this fluorine can contribute here to form with the sigma bond. You know that fluorine जो है fluorine का atomic कितना है number 9. So therefore this 1s2 2s2 and 2p5. Then we say अगर हम फ्लोरीन का आउटर शेल की कॉन्फ़िगरेशन बात करें तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि इसके आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन हैं. This is the 2 4 6 and the 7. That is the 1s2 2s2 and 2p5. This is the 7 here. So therefore this one electron can contribute here to form the sigma bond. After that we will write the xenon tetrafluoride formation. जब इसकी फॉर्मेशन करेंगे तो this is xenon P and D orbital are there. Here is 2 electron. This is 1 2 3 and here is 4. Here is 1 and 2.
एंड दिस फ्लोरीन कैन, उसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या मॉडल हो जाएगा, एंड ये फॉर्म द सिग्मा बॉन्ड एंड वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज हियर, दिस इज सिग्मा बॉन्ड एंड वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज हियर, दिस इज आल्सो सिग्मा बॉन्ड एंड दिस इज आल्सो द वन इलेक्ट्रॉन इज हियर. So how many s and p orbital are involved here? So see that one is s here, this is s, p are how many, 3, 1 2 3, and d are how many, 2, that is sp3d2. So this is the board of the structure of the xenon tetrafluoride, and there are now here the two lone pair are there. इसकी अगर structure discuss करें तो that is xenon is fluorine, there is also fluorine, and these are the two lone pair. So this is the xenon tetrafluoride and its structure and their hybridization. इसके बाद एक नया टॉपिक है हमारे पास, ऑर्बिट मॉलिक्यूल डिस्कस कर रखा है, xenon ऑक्सी डाइक्लोराइड. ये थोड़ा